चलिए क्लास स्टार्ट करें। लॉज ऑफ मोशन के 2024 और 2025 के जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे थे, ठीक है ना। पहले पार्ट में हमने 18 क्वेश्चंस तक देखा था और अब हम लोग अगले पार्ट में 19 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास हमारा 5 किलोग्राम है और ये सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर में रखी गई है। When an iron cylinder of mass 25 किलोग्राम is placed on the top of the block, राइट, जब हमारे पास में एक 25 किलोग्राम का आयरन ब्लॉक, ठीक है ना, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर में रखा जाता है, then the floor yields and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे ब्लॉक और सिलेंडर दोनों ही नीचे की तरफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाना शुरू कर देते हैं। The action force of the system on the floor is equal to, तो यहाँ पर इन दोनों के वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा फ्लोर के ऊपर में, ठीक है ना, यानी कि एक्शन फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि ये हमारा वुडन ब्लॉक है जो कि हमें बोला गया इट इज ऑफ 5 किलोग्राम, राइट, इट इज ऑफ 5 किलोग्राम। इसके ऊपर में एक आयरन सिलेंडर रखा गया है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लो। और ये जो है ये हमारा 25 किलोग्राम का है। तो यहाँ पर ये दोनों ही नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ठीक है ना, फ्लोर जो है इनके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और वही एक्शन पेयर रिएक्शन से ये दोनों ठीक है ना मिल के, ठीक है ना, फ्लोर के ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। तो इन के ऊपर में जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, राइट, वो तो यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ है, ये इस तरह से, ठीक है, और फ्लोर के ऊपर में जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज यही। तो आर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों ब्लॉक और आयरन सिस्टम के लिए हम लोग देखते हैं हमारे पास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर फोर्स इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इन दोनों का वेट प्लस नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों का वेट यानी कि m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस आर इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज m1 प्लस m2 इंटू ये a हो गया। इन दोनों का मास क्या हो गया 5 प्लस 25, राइट, और जी हमारा 9.8 ले लें। रिएक्शन आर, तो आर हमें यहाँ पर फाइंड करना है इन दोनों के मासेस, दैट इज 5 प्लस 25 इंटू एक्सेलरेशन इज 0.1। तो 5 प्लस 25 ये हमारा हो गया 30। सो दिस इज 30 इंटू 9.8 माइनस आर इज इक्वल टू 30 इंटू 0.1। तो इस माइनस आर को उधर ले लो, प्लस में आ जाएगा, और इधर वाले टर्म्स को आप इधर ले आओ एक साइड में। तो आर यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, राइट, तो 30 इंटू 9.8 ये आ जाएगा 294 माइनस 30 इंटू 0.1 विच इज ये आपका -3 आ जाएगा, यानी कि फाइनली आ जाएगा 291 न्यूटन। और इसको जो है हम लोग हमारा ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो लेते 10 लेते तो 297। तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए आप थोड़ा जो करीब करीब वाला आंसर है ना, तो जी की वैल्यू ऐसे जो करीब करीब वाला आंसर है उसके लिए 9.8 ही लें फिर आप जी के लिए। ये देखो 291, 297, 294 बहुत करीब करीब है, इसलिए 9.8 लेके चलें। ओके, नोट डाउन।
चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल कह रहा है कि कंसिडर ए ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर ये ट्रॉली और ब्लॉक सिस्टम को फिगर के अकॉर्डिंगली देखें और ऑब्जर्व करें इसको। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, तो ट्रॉली और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज म्यू के, ये कितना बोला गया है? 0.04 बोला गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना होगा ये हमें बताना है। और कहा गया है कि कंसिडर दैट द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड एन अनस्ट्रेचेबल एंड द पुली इज ऑल्सो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमारी मासलेस है और अनस्ट्रेचेबल है ना, ये एंड अनस्ट्रेचेबल, और जो पुली है वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस उसको माना जा रहा है। तो यहाँ पर ठीक है ना, नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा वो हमें देखना है। तो क्या करिएगा, ठीक है ना, इस पुली और ब्लॉक को आप ऐसे सीधा कंसिडर कर लो, राइट। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लॉक जो है वो पुली को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ये ए है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ये ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके लिए फोर्स इक्वेशन अगर हम लोग लगाएं, इसको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली कंसिडर करें तो यहाँ पर ये 60 न्यूटन है ना, इसकी तरफ ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा, तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इज इक्वल टू टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 इंटू ए ले लो। तो क्या आ जाएगा ये 60 माइनस, ठीक है ना, ये हमने m1 कंसिडर किया है यहाँ पर, तो ये नहीं कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर इज इक्वल टू टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 इंटू ए हो गया। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ले, ये हमारा 60 माइनस म्यू हमारा 0.04 बोला गया है इंटू m1 कितना बोला जा रहा है 20, और g की वैल्यू हमारी 10 हो गई, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 6 इंटू ए हो गया 10। फ्रॉम हियर वी कैन से ए हमारा क्या हो गया, ये 60 है ना, माइनस ये 0.04 इंटू 20 इंटू 10, ये हमारा 8 आ जाएगा। सो दिस इज माइनस 88 डिवाइडेड बाई ये आपका 26 आ गया। तो 60 माइनस 8 दिस इज 52 डिवाइडेड बाई 26, और 52 26 से 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग हमारे पहले ऑप्शन में देख पा रहे हैं। वही नोट डाउन। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। सवाल दिया गया है कि इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ ए डबली इंक्लाइंड प्लेन 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर प्लेस्ड। तो यहाँ पर हमारे पास में डबली इंक्लाइंड इस तरीके से प्लेन है, इसमें सॉफ्ट फ्लोर जो दिया है, मतलब ऐसी यील्ड करता है ना, फ्लोर यील्ड करेगा ना, वो धीरे से धंसना शुरू करेगा, तो उसके लिए वो धस रहा है, तो वो आपका नेट एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड का। अच्छा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है कि in the given arrangement of a doubly inclined plane 2 blocks of masses capital M and small r are placed। तो यहाँ पर डबली इंक्लाइन प्लेन में हमारे पास में m ब्लॉक और ये कैपिटल M ब्लॉक इस तरीके से रखे गए। The blocks are connected by a light string passing over an ideal pulley as shown। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये आपके दोनों लाइट पुली से लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस तरह से पुली से आपका कनेक्टेड है। The coefficient of friction between the surface of the plane and the block is 0.25। तो यहाँ पर जो coefficient of friction है सरफेस और प्लेन्स के बीच में वो कितना है, यहाँ पर 0.25 है। The value of m for which
कैपिटल M इज इक्वल टू 10 kg विल मूव डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो M की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जब हमारा कैपिटल M की वैल्यू 10 kg है, राइट, तो ये नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये कुल मिला के आपका इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। समझ में आई बात? जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करना है और tan 37 डिग्री वैसे पता होना चाहिए, ये आपका 3/4 हमें दिया गया है। तो यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन हमारा इधर की तरफ है, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करें तो, पर ध्यान में रखिएगा दोनों ही में ही फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना, इसमें ये नीचे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि हमारी जो फोर्स इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तो इसके ऊपर में दो फोर्सेस, ठीक है ना, जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में mg साइन 53 डिग्री, है ना, mg का कंपोनेंट इधर की तरफ mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल क्या हो जाएगा mg का ये वाला कंपोनेंट दैट इज mg कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? ये mg है, ठीक है ना, ये हमारा mg साइन थीटा हो गया, mg दिस इज साइन थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास में mg कॉस थीटा। तो mg कॉस थीटा जो है वो हमारा नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल, राइट, तो ये नहीं कि ये बन जाएगा हमारे पास में म्यू, नॉर्मल हमारा mg कॉस 53 डिग्री। समझ में आया इतना? अब आ जाते हैं m के ऊपर में, ठीक है ना, तो ये नहीं कि आपका पीछे वाले जो फोर्सेज रहेंगे वो आपका नेगेटिव रहेंगे, तो दोनों ही आपका पीछे की तरफ है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी और इसका mg साइन थीटा भी, तो ये नहीं कि क्या हो गया ये म्यू नॉर्मल, यानी कि mg कॉस 37 डिग्री माइनस mg का कंपोनेंट mg साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू टोटल मास m प्लस कैपिटल M इंटू ए। अब सभी की वैल्यूज पुट कर दें, कैपिटल M हमें 10 दिया गया है, g हमारा 10 है, और साइन 53 डिग्री क्या हो जाएगा 4/5 माइनस म्यू हमें कितना दिया गया है 0.25, तो दिस इज 0.25, कैपिटल M इज 10 इंटू जी हमारा 10 और कॉस 53 डिग्री इज 3/5 माइनस म्यू हमारा 0.25 इंटू एम, ये हमें फाइंड करना है, जी हमारा 10 हो गया, कॉस 37 डिग्री इज 4/5 माइनस एम इंटू जी हमारा 10 इंटू साइन 37 डिग्री इज 3/5 इज इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू 2, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये 10 जो है वो आपका 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स गया 5 से, ये 2 टाइम्स चला गया, सॉरी ये हमारा 2 टाइम्स चला गया। अब लेफ्ट हैंड राइट साइड में, ठीक है ना, ये सब में से आपका 2 कॉमन लेके काट दो, ये चला गया हमारा। तो यहाँ पर ये देखिएगा पहला वाला टर्म क्या बन जाएगा 10 इंटू 4 इज 40, दूसरा वाला टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास में, है ना, 20 इंटू 0.25, है ना, यानी कि सॉरी 30 इंटू 0.25 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, तो ये आ जाएगा 7.5, यहाँ से ये 1/4 और ये 4 आपका कैंसिल आउट कर देगा इस तरीके से, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में -m, और ये क्या आ गया हमारे पास में 3m आ गया, -3m इज इक्वल टू इधर से क्या बच रहा है हमारे पास में m प्लस 10 हो गया। तो देखिएगा, है ना, m वाले टर्म को आप राइट की तरफ ले जाओ पूरा, तो यानी कि ये आपका -4m इधर जाके 5m हो गया पूरा जुड़ के, और बाकी वैल्यूज जो है इसको एक तरफ लेके आ जाओ, तो 40 माइनस 7.5 माइनस 10 करिएगा तो ये आ जाएगा 22.5, और इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो m की वैल्यू आएगी दिस इज 22.5 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये बन जाएगा 4.5 किलोग्राम। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4.5 किलोग्राम।
वही नोट डाउन। चलेंगे अगला सवाल देखते हैं। देखिए एकदम सिंपल सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है कि 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर पुल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टली स्मूथ सरफेस बाय ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर 80 न्यूटन के फोर्स से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे इन दोनों ब्लॉक्स को पुल किया जा रहा है। द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग्स आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये T1 और ये T2 टेंशन स्ट्रिंग्स में कितनी होगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग हमारा पहले एक सिंगल सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास में 80 न्यूटन का। इसकी वजह से लेकिन ऑब्वियसली सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन अप्लाई कर दो। दैट इज टोटल फोर्स कितना है हमारे पास में 80 है ना, बिल्कुल। टोटल मास हमारे पास में 5 + 3 + 2, ठीक है ना। ये ए आपका कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू दिस 80 डिवाइडेड बाई ये आपका 10 हो गया। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस T1 को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर T1 जो है इस 5 kg ब्लॉक को पुल कर रही है, यानी कि 5 kg ब्लॉक के ऊपर में हमारी फोर्स इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी, T1 इज इक्वल टू 5A, ठीक है ना। तो यानी कि ये बन गया 5A हमारा 8 आया, तो 5 × 8 यानी कि ये बन गया 40 न्यूटन। सेम इसी प्रकार से T2 फाइंड करना है। तो ये 5 और 3 kg ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम कंसिडर कर लो। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया हमारा T2। तो इसके ऊपर में हमारी फोर्स इक्वेशन कैसे लग जाएगी, दिस विल बी लाइक दिस कि 8 kg, ठीक है ना, के ऊपर में फोर्स इक्वेशन T2 विल बी 8A, और ये 8 × 8 यानी कि 8 8 जा 64 न्यूटन, ये हमारा T2 की वैल्यू आ गई। तो 40 एंड देन 64 ये हमको हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नोट डाउन करके चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिएगा सवाल क्या दिया गया हमें कि ऑल सरफेसेस शोन इन फिगर आर अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। तो यहाँ पर सभी सरफेसेस जो हमें फिगर में शो किए हैं वो हमारे स्मूथ है, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस है, और यहाँ पर स्ट्रिंग भी लाइट है, यानी कि कोई यहाँ पर स्ट्रिंग और पुली के बीच में भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, और ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kgs। तो यहाँ पर 2 kg वाले ब्लॉक का, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा एक बार सिचुएशन को हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं। सर ये 4 kg वाला पोजीशन है तो एकदम पॉइंट से है। ये पुली के साथ है ना, फ्री है ना, बता रहा हूँ ना मैं। ये इस तरीके से हमारा वेज है। खाली वेट ये हमारी पहली पुली और ये हमारी दूसरी पुली, ठीक है। फिर
ये हमारा यहाँ पर पहला ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग से कनेक्ट होते हुए पुली की तरफ जा रहा है और दूसरा जो ब्लॉक है फिर वो इस पुली के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से। और ये जो स्ट्रिंग है फिर ये ऊपर सीलिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ये इस तरीके से। अब यहाँ पर ठीक है ना, ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हमारा 2 kg का ब्लॉक, ये हमारा 4 kg का ब्लॉक। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो इसके ऊपर में नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है ना 2g का लग रहा होगा, राइट। और ऊपर की तरफ यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन होगी कुछ T, और ये सेम ही आपकी स्ट्रिंग चल रही है तो इस जहाँ जहाँ ये स्ट्रिंग जुड़ी हुई है वहाँ पर सब में टेंशन T होगी, राइट। तो यानी कि ये हमारा T हो गया, ये हमारा T हो गया, ये हमारा T हो गया। और ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि ये 4 kg वाला जो ब्लॉक है ठीक है ना वो आपका कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का एक्सेलरेशन आपका अलग अलग होगा, राइट। जैसे ऊपर वाले का इसका जो एक्सेलरेशन है वो a1 कंसिडर कर लो और इसका जो एक्सेलरेशन है इस एक्सेलरेशन को आप a2 कंसिडर कर ले इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर 4g वेट फोर्स हो गया इसका। यहाँ पर ये देखिएगा ये 2g का कंपोनेंट ये इंक्लाइन के अलोंग कितना हो जाएगा 2g साइन थीटा, थीटा हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग यहाँ से होते हुए आ रही है ये टेंशन T और ये टेंशन हमारा T है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करते हुए हम लोग कह सकते हैं ये T ऊपर है तो नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगा इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हमें पता है कि टेंशन यहाँ पर इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल फोर्स के द्वारा नेट वर्क डन हमारा 0 रहेगा, ठीक है। नेट वर्क डन हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो वर्क डन क्या होता है ठीक है ना, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार टाइम के साथ में, ठीक है ना, तो F डॉट V वेक्टर हो जाएगा और एक्सेल डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा F वेक्टर डॉट A वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स किसको ले रहे हैं हम लोग टेंशन T को ले रहे हैं, T किलो की बात हो रही है। तो यानी कि टोटल आपका जो पूरा टेंशन के जहां जहां आपके फोर्स लगा रहा है तो नेट वर्क डन बाय दिस टेंशनल फोर्स हमारा 0 है, देयरफॉर वी कैन से T वेक्टर डॉट A वेक्टर हमारा 0 होगा। गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पर पहले इधर की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा कितना है a1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आ गया हमारा ta1, राइट। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो आपका 2t है, ठीक है ना, ये आपका इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है ना। इससे आपका ये जो पुली है इसको आपका नीचे की तरफ लेके जा रहा है आपका कितने एक्सेलरेशन से a2 एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं माइनस ऑफ 2t a2, क्यों, क्योंकि हम लोग ये वाले टेंशन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लग ऊपर रही है और ये जा किधर रहा है, एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ। तो हमने क्या बोला है कि 2t ठीक है ना इंटू ये a2। समझ में आया बात, दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हमारा 0 हो गया इज इक्वल्स टू राइट टी यहाँ से कट कर दो यानी कि a1 हमारा क्या आ जाएगा 2a2 के बराबर। आ रही है बात समझ में। तो हमें यहाँ पर ये दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिल गई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर में इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में फोर्स इक्वेशन बिठा देंगे। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में t माइनस 2g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू
2a1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, राइट। फिर 4 kg वाले ब्लॉक के लिए बात कर लेंगे। तो 4 kg वाला ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है हमारे पास में, एक्सेलरेशन a2 है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास में, a2t वाला। तो फोर्स इक्वेशन क्या बन गई हमारी पास में, 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4a2, और a2 जो है क्या आया है, a1/2 बोल सकते हैं, यानी कि ये हो गया 4a2 a1/2 इस तरीके से। तो यानी कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 2a1 के बराबर, और यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2g माइनस t इज इक्वल टू a1। इसको हमारी इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लो। अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, 2 kg वाले ब्लॉक का अल्टीमेटली एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि a1 फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर ये 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, क्या करो, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग ये t को एलिमिनेट कर देंगे, कैसे, दोनों को आपको ऐड कर लो। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो देखिएगा ये टर्म हमारे पास में क्या बन जाएगा, ठीक है, 2g माइनस 2g साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो ये हो गया 2g माइनस 2g इंटू हाफ इज इक्वल टू a1 प्लस 2a1, यानी कि ये बन गया 3a1 10, ठीक है ना। ये हमारा 2g माइनस g यानी कि a1 आ गया, तो a1 क्या बन गया हमारे पास में, ठीक है ना, g/3 हो जाएगा हमारे पास में। सो दिस विल बी योर g/3 हो गया। ठीक है, समझ में आया ये? वही नोट डाउन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, सवाल पूछा जा रहा है कि 3 ब्लॉक्स M1, M2 एंड M3 हैविंग masses of 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम respectively are
हैंगिंग फ्रॉम ए स्मूथ पुली यूजिंग रॉप 1, 2 एंड 3 एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास में ये 3 ब्लॉक्स हैं, 4 kg, 6 kg और ये 10 kg के ब्लॉक्स इस तरह से दिए गए और ये तीनों आपस में, ठीक है, अलग अलग इस तरह से रस्सियों से कनेक्टेड है। द टेंशन इन द रोप 1 T1 when they are moving upwards with acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो हमारे पास में ये टेंशन T1 कितनी होगी जब ये पूरा सिस्टम, ठीक है ना, इस रस्सी को आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचते हुए ये आपका पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। समझ में आई बात? तो यहाँ पर, ठीक है ना, एक बार को इसको आप भूल जाओ, तो यानी कि ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ओवरऑल एक्सेलरेशन हमारे पास में कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अब आप एक सिंगल ब्लॉक की तरह ऑब्जर्व करो क्योंकि इंटरनल टेंशन हमारे, ठीक है ना, यानी कि नीचे की तरफ हमारे पास में नेट फोर्स कितना हो जाएगा M1, M2 और M3 की वजह से, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो T1 जो है, ठीक है ना, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करके साथ में आपका ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहा है एक्सेलरेशन से, यानी कि इसकी फोर्स इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी T1 माइनस इन तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो यहाँ पर सभी की वैल्यूज पुट कर दो। T1 हमें फाइंड करना है, मासेस 4 प्लस 6 प्लस 10, G हमारा ये 10 हो गया इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 10, एक्सेलरेशन हमारे पास में कितना है, ठीक है ना, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से T1 निकाल सकते हैं। T1 क्या आ जाएगा, ये आपका 20 इंटू 2 यानी कि 200 और यहाँ से ये आपका 40 आ जाएगा, तो उधर ले जाओगे तो प्लस आ जाएगा यानी कि 40 प्लस 200 ये आ जाएगा T1 हमारे पास में 240 न्यूटन। तो इंटीजर वैल्यू आप फिल करोगे 240, योर आंसर। समझ में आई बात? तो ये लीडर वाले कितने क्वेश्चन है? 5 आते हैं। गलत गया तो माइनस में होता है। हुआ ये नोट डाउन? चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में मेंशन किया गया है कि इलास्टिक स्प्रिंग अंडर टेंशन ऑफ 3 न्यूटन एज ए लेंथ है। एक इलास्टिक स्प्रिंग है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर में जब हम लोग 3 न्यूटन का टेंशनल फोर्स लगाते हैं तो इसकी लेंथ हमारी A हो जाती है और 2 न्यूटन पे इसकी लेंथ B हो जाती है। अगर हमारी इसकी लेंथ स्प्रिंग की T3A माइनस 2B है तो इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है ना। इसके जैसे क्वेश्चन किया था हमने पहले। तो देखिएगा पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है K इंटू एक्स, डिस्प्लेसमेंट आपका जो मीन पोजीशन है या फिर स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना है। तो पहले केस में रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा 3, है ना, स्प्रिंग का एक्सटर्नल फोर्स पे जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है ना, K इंटू एक्सटेंशन। अब ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, कि 3 न्यूटन पे इसकी जो लेंथ है वो A हो जा रही है, फाइनल लेंथ दे रखी है। समझ में आ रही बात? तो अगर हमारे पास में जो ये स्प्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ अगर L हो, ठीक है ना, अब इसको एक्सटेंड करके कितना बना दिया गया है, A बना दिया गया है। तो A हमारा एक्सटेंशन थोड़ी है। एक्सटेंशन क्या होगा, यहां से लेके यहां तक क्या लिखेंगे हम लोग, A माइनस L लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो क्या हो जाएगा ये A माइनस L, यही यहां पर इसका ट्रिकी पार्ट था। सेम इसी तरह से, ठीक है ना, अगला वाला क्या बोला गया, इसकी लेंथ अब B हो जा रही है तो एक्सटेंशन क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सटेंशन क्या लिखेंगे B माइनस L लिखेंगे। तो इसको हमारी इक्वेशन नंबर 2 मानो।
इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू a माइनस एल अपॉन में b माइनस एल, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ से, तो ये बन गया हमारे पास में 3b माइनस 3l इज इक्वल टू 2a माइनस 2l हो गया। तो l वाले टर्म एक तरफ ले लो, क्या हो गया ये 3b, और इसको इधर ले आओ, माइनस 2a इज इक्वल टू ये l हो गया, ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 बना ले। ठीक है, तो वो एक ही बात है। तो यहाँ पर अब देखिएगा 3 इक्वेशन हमें मिल गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सोच के। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, वैसे a माइनस एल माइनस बी माइनस प्लस एल, तो ये माइनस एल और प्लस एल हट जाएगा, और क्या आ जाएगा a माइनस ये b हो जाएगा। अब हमारे पास में नई लेंथ कितनी दे रखी है, 3a माइनस 2b, तो उसमें मान लो टेंशन हमारा, ठीक है ना, t हो गया है। सो वी कैन से कि नाउ फॉर न्यू लेंथ वी कैन से सेम यही वाला, इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू एक्सटेंशन कितना हो गया, ये तो फाइनल लेंथ है, यानी कि 3a माइनस 2b माइनस l, ये हमारा एक्सटेंशन हो गया, इज इक्वल टू लेट अस से अब इसकी टेंशन t है, स्प्रिंग के अंदर में टेंशन हमारी t है, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स हमारा t है, या फिर इतना वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इसको इतना एक्सटेंड करने के लिए। तो L की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या है 3b माइनस 2a, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में k इंटू 3a माइनस 2b, ठीक है ना, माइनस ऑफ L हमारा, ठीक है ना, 3b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2a इज इक्वल टू ये t हो गया, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास में k इंटू ये 5a माइनस 5b हो गया, इज इक्वल टू t। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा 5k इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू t, और a माइनस बी इंटू ये k हमने कर लिया था, कितना है 1 है, ठीक है। तो यानी कि टेंशन हमारे पास में कितनी आ जाएगी 5 न्यूटन के बराबर, तो यानी कि इंटीजर वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। समझाइए, नहीं समझा, वो इक्वेशंस बनाई है हमने ताकि आगे यूज कर सके इनको। ये से नोट डाउन चलेंगे, आते हैं फिर अगले सवाल पे। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m is sliding down on an inclined plane at 60 degree with an acceleration of g by 2,
द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज, ठीक है ना, एक क्यूबिक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर रहा है जहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 60 डिग्री है। किस एक्सेलरेशन से स्लाइड डाउन कर रहा है? g/2 से। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन, इसको आप कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लो और इसके ऊपर में एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ये इस तरीके से हमारा ब्लॉक कंसिडर कर ले। तो इस ब्लॉक के ऊपर में जो फोर्सेस लगेंगे, ठीक है ना, मेनली कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नीचे की तरफ ये mg हो गया, ठीक है ना, नीचे की तरफ ये स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किधर आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन हमारा, ठीक है ना, ये इंक्लाइन से परपेंडिकुलर, यानी कि दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज आवर फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के हम लोग दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। कौन से? एक हमारा ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा mg cos 60 डिग्री और ये बन जाएगा हमारे पास में mg sin 60 डिग्री, इस तरीके से। तो क्योंकि ये अब आपका नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है ना, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, तो नीचे के लिए हमारी फोर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसके लिए नीचे के लिए आपका फोर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? mg sin 60 डिग्री माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि mg cos 60 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये मास का m से m हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर लो आप, ये g इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस ये म्यू g cos 60 डिग्री इज 1/2 और ये a हमारा g/2 हमें दिया गया है। दोनों साइड से g को कॉमन लेके ये कैंसिल आउट कर लो, ये 2 भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो। तो म्यू हमें बताना है तो म्यू को इधर भेज दो, ये 1 इधर आ जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा म्यू इज इक्वल टू √3 - 1 इस तरीके से। और यही हमको जो है ऑप्शन बी में ऑब्जर्व हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लिखा है इसे? चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, कहा गया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है
वो हमारी एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर में डिपेंड करती है, लेकिन मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सही स्टेटमेंट है क्या ये? बिल्कुल नहीं, गलत है। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड दूसरी चीज, ये हमारे पास में मटेरियल के नेचर कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है ना, जस्ट इसका उल्टा कह रहा है, मतलब कि ये हमारा जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये मटेरियल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये हमारा सही स्टेटमेंट हो गया। तो ऑप्शन ए जो है हमारे इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। और एज ए रिमाइंडर पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी कहा जा सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन does not depend on the area of contact, but they depend on materials, they depend on materials। लिखा है इसे? चलेंगे अगला सवाल देखेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए हैवी बॉक्स ऑफ मास 50 किलोग्राम इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है ना, एक हैवी बॉक्स है जिसका मास हमारा 50 किलोग्राम है और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स से, ठीक है ना, आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.3 देन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज। अगर, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना, अभी ये जो है ये हमारे पास में कुछ आपका स्पीड से मूव कर रहा है और सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? 0.3। तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है ये हमें बताना है। तो देखिएगा, सिचुएशन को समझिए एक बार। यानी कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर कर लो इस तरीके से, और इसके ऊपर में हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक हमारा ये इस तरीके से, कितने मास का है ये? 50 किलोग्राम्स का। यहाँ पर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो कुछ 20 स्पीड से जा रहा होगा, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारा कुछ पीछे की तरफ आ जाएगा। दिस इज योर एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास में? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू mg के बराबर। तो वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। म्यू के हमारा 0.3 दे रखा है, मास 50 है और जी हमारा 9.8, तो यानी कि ये आ जाएगा 147 न्यूटन एज योर आंसर, जो कि हमको हमारा ऑप्शन सी में ऑब्जर्व हो रहा है।
वही नोट डाउन चलिएगा। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें दिया गया है, सवाल दिया गया है कि द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स, ठीक है ना, जैसे आपका पेट्रोल डीजल वगैरह कंसिडर कर लो, यूजुअली हैव ए मेटेलिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। ऐसे व्हीकल्स के लिए, ठीक है ना, एक मेटेलिक चेन नीचे की तरफ ऐसे हैंग कर रही होती है, आपको ग्राउंड को लगातार खसटते हुए जा रही होती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कोई रस्म के वजह से, है ना, टोटका वगैरह नहीं लगे, है ना, टू अलर्ट अदर व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स को अलर्ट करने के लिए। थर्ड, टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट्स स्पार्किंग। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एक्सेस चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना, फ्रिक्शन के वजह से, ठीक है ना, ये वापस ग्राउंड में ट्रांसफर कर दे ताकि स्पार्किंग नहीं प्रोड्यूस हो। और डी, टू प्रोटेक्ट टायर्स फ्रॉम कैचिंग डर्ट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आपका, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टायर्स की सहूलियत के लिए, ताकि वो साफ रहे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है कि ये हमारे पास में जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके पर्टिकुलरली ट्रक्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर कंटेनर वगैरह कैरी कर रहे हैं, जिसके अंदर में हमारे पास में, ठीक है ना, ऑयल वगैरह है, तो यहाँ से, ठीक है ना, ये जो पर्सन है वो ऊपर चढ़ के, ठीक है ना, इसको ओपन करेगा। तो होगा क्या कि जो एयर है, ठीक है ना, इसके लगातार आपका ये इसको ऐसे रब कर रही है, ठीक है ना। और हमें पता है कि दो सब्सटेंसेस, ठीक है ना, इंसुलेटर्स जब आपस में रब करते हैं तो एक दूसरे का चार्ज ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपका सर्दियों में पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। हाँ, जब कोई ऐसे सरफेस को ये दूसरी बॉडी को टच करते हो एकदम से झटका पड़ता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो सेम यहाँ पर भी यही बनेगा। होगा क्या, ठीक है ना, कि वो अपना चप्पल वगैरह पहन के ऊपर तक चढ़ेगा, है ना, और जैसे ही मान लो उसने ये ढक्कन वगैरह खोला, गलती से यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, तो वो यहाँ पर इसको इनफ्लेमेबल है, जलने का पूरा चांस रखेगा। जैसे हम लोग गैस को ऐसे लाइट करते हैं लाइटर से, तो हल्के से स्पार्क से, ठीक है ना, वो इनफ्लेमेबल तो होता ही है, फटाफट वो आग पकड़ लेता है। हालांकि उसको तो हम लोग कुकिंग पर्पज से यूज कर लेते हैं। यहाँ पर तो क्या होगा, पूरा कुकिंग कुकिंग हो जाएगी आसपास के लोगों की। हाँ वो भी है ना। तो इसलिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो। तो यहाँ पर जो भी, ठीक है ना, ये टैंक में या फिर जहाँ पर भी ये चार्ज स्टोर हो रहा है, इसको वापस, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो चेन्स है, ठीक है ना, इस तरह से आपकी नीचे लटकती हुई दिखेगी। हर व्हीकल में नहीं होता है, लेकिन ये खास तौर पे उन व्हीकल्स जहाँ पर ये इनफ्लेमेबल लिक्विड्स कैरी करते हैं, ठीक है ना, जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह हो गया, तो एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर कोई स्पार्किंग प्रोड्यूस ना हो, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेबल हमारा जो ये लिक्विड है वो आग नहीं कैच करे, तो एज ए सेफ्टी मेजर इसको हम लोग यूज करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके ऊपर में, ठीक है, इसके बारे में लिख भी लीजिएगा कि मूविंग व्हीकल गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन full stop. The inflammable material में कैच फायर ड्यू टू spark produced by charged vehicle full stop. When metallic chain touches the ground, comma, the charge developed on the vehicle is
transferred to the ground, which prevents sparking, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तो जितने भी इस शिफ्ट में बैठे होंगे आई होप सबने ये सही किया होगा, क्योंकि ऑप्शन देख के ये आपका काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। वही लिखे, ठीक है। चलिए आज की क्लास का एक आखिरी सवाल देख लेते हैं हम लोग। सवाल दिया गया है कि ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक्स द टाइम टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। तो हमारे पास में दो केसेस है ना, जहाँ पर हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। एक केस में वो रफ है और दूसरे केस में स्मूथ है। जब हमारा रफ सरफेस वाले इंक्लाइन प्लेन से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करके पहुंचता है, ठीक है, तो ये जो है वो n टाइम्स ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन एज इट यहाँ पर n टाइम्स जो है वो स्मूथ सरफेस जितना टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में, उससे n टाइम्स से ज़्यादा लेता है। आगे कहा गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज, तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना है वो हमें बताना है यहाँ। तो यहाँ पर हमारा ये केस समझ लेते हैं। लेट अस से कि ये हमारा इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री कंसिडर कर लो, और यहाँ पर मान लो टॉप पे हमारा ये ब्लॉक है, ये इस तरीके से रखा हुआ। तो इंक्लाइन के नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर हमारा mg का कंपोनेंट का एक फोर्स लग जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा, थीटा हमारा 45 डिग्री, और इसकी जो ये डिस्टेंस है ये हमारा कुछ s कंसिडर कर लो। तो इधर इंक्लाइन की तरफ जो यहाँ पर इस केस में अगर हमारे पास में ये सरफेस स्मूथ होता है, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन कितना रहेगा, सिर्फ ये इधर वाला ही रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन इसको अपोज नहीं कर रही है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारे पास में a1 इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ये जो हमारे पास में डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है ना, इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फर्स्ट केस के लिए s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर। ऊपर से हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी रही है इसकी 0। तो इस केस में t1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में, ठीक है ना, ये 2s1 अपॉन में a1, और a1 हमारा g साइन थीटा है, तो ये हो गया 2s अपॉन में g साइन 45 डिग्री इस तरीके से। सो दिस विल बी 2s अपॉन में g साइन 45 डिग्री इज 1/√2, यानी कि g/√2 हो गया, ये इस प्रकार से। और सेकंड केस में जब हमारा सरफेस रफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, दैट इज म्यू के, और ठीक है म्यू एन, और एन हमारे पास में क्या है mg cos 45 डिग्री। तो m से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके ऊपर में, ऊपर की तरफ, इट इज म्यू g cos 45 डिग्री, और नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g sin 45 डिग्री माइनस म्यू g cos 45 डिग्री। यानी कि जब हमारा सरफेस रफ रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू g इंटू साइन 45 डिग्री माइनस म्यू cos 45 डिग्री। समझ में आई बात?
तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री तो सेम होता है 1/√2, तो इसको कॉमन ले लो तो क्या आ गया g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू, इस तरीके से, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर T2 निकाल लेंगे सेम इसी तरह से, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर T1 लिखा था अंडर रूट में 2s अपॉन में, ये एक्सेलरेशन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2s, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में 2s अपॉन में g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू। और हमें ये कहा गया है जब हमारा सरफेस रफ है उसमें जो टाइम लग रही है दैट इज T2, ये हमारा n टाइम्स है, ठीक है ना, उस सरफेस के लिए जब हमारा सरफेस स्मूथ होगा। अब वैल्यूज पुट कर दो आप, T2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 2s अपॉन में g/√2 इंटू 1 माइनस ये म्यू हो गया, इज इक्वल टू n टाइम्स T1 हमारा क्या आया था अंडर रूट में 2s अपॉन में g/√2, ठीक है। तो ये 2s अपॉन में g/√2 हो गया, ये इस तरीके से। तो यहाँ से, ठीक है ना, ये देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2s और 2s को कैंसिल आउट कर लेते हैं, g से हमारा g चला गया, ये √2 से हमारा √2 चला गया। दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लो ताकि अंडर रूट हट जाए, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में ये 1 अपॉन में 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये तो पूरा ही कट गया हमारे पास में, इसका स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर हो गया। सो वी कैन से कि 1 अपॉन में n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये म्यू हो गया, है ना, इसको ऊपर में ले लिया, इसको डिवाइड में डाल दिया। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू को आप इधर ले लो, बाकी टर्म्स को राइट की तरफ भेज दो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/n², ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमको हमारे कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में, तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी।